लचर स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार हॉस्पिटल। इस वक्त हम खड़े हैं फरीदाबाद के जिला सरकारी अस्पताल में। यहाँ पर कोई भी मरीज आ जाए, किसी भी तरीके का मरीज आ जाए, उसे रेफर कर दिया जाता है। इसी रेफर मुक्त अ, अस्पताल को बनाने के लिए सतीश चोपड़ा जी कई दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, अपनी प्रमुख मांगे क्या है और कितने दिन हो गए अपने धरना प्रदर्शन को? देखिए, इस धरने प्रदर्शन को 290 दिन हो गए हैं और हम काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं इसके लिए। 2023 में हमने शुरू किया था। 2022 में सिग्नेचर कैंपेन किया था ट्रॉमा सेंटर के लिए और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको अपग्रेड करने के लिए। जैसे छाइसा मेडिकल कॉलेज है, उसको 2020 में टेक ओवर किया गया था और 2025 आज टिल डेट तक वहाँ पे अभी भी ऑपरेशन की सुविधा नहीं है अभी, है ना। आईसीयू फंक्शनल नहीं है, मॉर्चरी फंक्शनल नहीं है, इस तरीके की वहाँ भी सुविधाएं नहीं है। परंतु हमने पहले 2 बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए। एक बार छाइसा मेडिकल कॉलेज के आगे किया था, उसके बाद उन्होंने वहाँ इमरजेंसी वार्ड शुरू किया था, ओपीडी का विस्तार किया था। सेकेंड टाइम हमने दोबारा किया तो हमने जब उनसे बार बार पूछा, धरना के बाद भी आरटीए लगाई, तो पूछे भी आप आईपीडी सर्विस शुरू क्यों नहीं कर रहे। तो हमें एक बहुत हंसाने वाला जवाब उस समय मिला था कि हमारे पास फायर एनओसी नहीं है, बायोमेडिकल वेस्ट का एक प्रमाण पत्र होता है एनजीटी से। मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये कह रहा है। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एनजीटी का प्रमाण पत्र नहीं है, इस वजह से हम इसको फंक्शनल नहीं कर पाते। फिर हमने डीसी साहब के समाधान शिविर में भी शिकायतें दर्ज कराई, सीएम साहब को भी भेजी। उसके बाद हमने 4 दिसंबर 24 में हम धरना प्रदर्शन पर बैठे यहाँ पे अनिश्चितकालीन, कि जब तक यहाँ व्यवस्था अपग्रेड नहीं की जाएगी। देखिए, हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। 45 लाख से ज्यादा की आबादी है लोकसभा क्षेत्र की, बिल्कुल। है ना। और बदरपुर बॉर्डर की मैं बात करूँ और अपना लगा लें मथुरा तक, कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। इससे अड़े जाएंगे नल्लड़ मेवात, इधर कोई नहीं है। इधर जेवर टप्पल पूरा एरिया देख लेंगे, यहाँ मेरे को लगता है कि 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी का सर्कल बन जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, है ना। कोई इतनी बड़ी आबादी में ट्रॉमा सेंटर नहीं होना एक बहुत दुखद विषय है। आप जानते हैं कितने सारे नेशनल हाईवे अब यहाँ से गुजरते हैं, है ना। और एक्सीडेंट में डेथ रेशियो इसी वजह से ज्यादा है कि जो पहला 1 घंटा होता है जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, उस दौरान इलाज नहीं मिलता। जैसे पलवल रोड भी एक्सीडेंट हो गया तो उसको प्राइमरी देके कहेंगे दिल्ली चले जाओ, है ना। बल्लभगढ़ के वहाँ होगा, पहले बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल, फिर बीके, बीके से फिर दिल्ली ले जाओ। दिल्ली तो मुंबई हाईवे बना है, आए दिन होता रहता है बहुत सारे नेशनल हाईवे हो गए, सिर्फ वही बहुत सारे बन गए, है ना। तो सरकार से हम बार बार यही गुजारिश करते रहे। तो हमें जब हेल्थ डीजी पुनिया जी थे यहाँ पे सीएमओ रह के गए, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि भैया जो आप ट्रॉमा सेंटर मांग रहे हैं ए ग्रेड का, उसके लिए मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, रेजिडेंट डॉक्टर होने चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए। तो हमने उनसे बताया कि छाइसा मेडिकल कॉलेज है, 460 बेड का अस्पताल है, 360 बेड पे ऑक्सीजन है, 50 वेंटिलेटर है ना। और पुराना आईसी तो बना ही हुआ है, जब आपने टेक ओवर किया तो पहले भी वो अस्पताल ही था, तो आप उसमें व्यवस्था दे सकते हैं। तो और आप अपनी मांग को लेकर आपने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिखा है या फिर? वही धीरे धीरे बता रहा हूँ। जब हम उसमें बैठे थे धरने पे, तो लोकसभा चुनाव का विषय बना ये। माननीय किशन पाल गुर्जर जी, जो आज तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी एक समाचार पत्र में छपवाया था कि ट्रॉमा सेंटर हमारे शहर की जरूरत है और तीसरी बार हमें जनता विश्वास जताएगी तो पहला काम मैं ट्रॉमा सेंटर बनाने का करूंगा, उसके लिए प्रयास करूंगा। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला। विधानसभा चुनाव से पहले हम यहाँ धरने पे बैठे थे, तब विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बना, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला और भाजपा के विधायकों ने भी वादे किए कि हम ट्रॉमा सेंटर भी बनाएंगे, अस्पतालों को अपग्रेड करेंगे। जो है आईसीयू आपको बताएं फंक्शनल नहीं है किसी भी सरकारी अस्पताल में, सिविल अस्पताल की बात कर रहे हैं। और हमने एक बात और कही थी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सिविल अस्पताल में कैंसर का इलाज नहीं होता, कीमोथेरेपी इस तरीके की चीज नहीं दी जाती, नॉर्मल मेडिसिन दी जाती है ना, वो भी किसी में है किसी में नहीं है। और आईसीयू आपको जान के हैरानी होगी, कोविड के बाद 2022 की बात होगी, 21 की, जब कोविड व्यापक था, लोग लोग मर रहे थे, तो एक फंड बनाया गया था, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड। उससे काफी सारे वेंटिलेटर पूरे हिंदुस्तान में वितरण किए गए, कई संस्थाओं ने भी दिए। हमारे सिविल अस्पताल फरीदाबाद बीके बादशाह खान जिसका नाम था पुराना, इसमें 38 वेंटिलेटर आए थे और छाइसा मेडिकल कॉलेज में 50 आए थे और कुछ एक सीएचसी वहाँ भी वेंटिलेटर आए थे। अगर पूरे हिंदुस्तान में बात करें तो लाखों वेंटिलेटर
अस्पतालों में दिए गए, है ना। परंतु कोविड के बाद उनका यूज ही नहीं हो पाया, क्योंकि उनको चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ ही नहीं था आईसीयू को चलाने के लिए। हमारे यहाँ भी 18 बेड का आईसीयू हमने बनवाया था जब सविता यादव जीपीएम मोदी, उन्होंने बार बार डिमांड भी भेजी सरकार को कि अगर आप हमें स्टाफ दे दें, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ दे दें, हम इसको फंक्शनल कर देंगे जिससे रेफर दर कम होगी। परंतु वो 2.5-3 साल बाद भी वो काम नहीं हो पाया। फिर हमने बच्चों के बारे में जब यहाँ बात की कि भाई हमारे पास निकू जो एनआईसीयू होता है वो बहुत बेहतर स्थिति में है, पर उससे एक स्टेप अप होता है आईसीयू, वो नहीं है हमारे पास। वार्मर है जिसकी वजह से बच्चों को भी दिल्ली रेफर करना पड़ता है, प्रेग्नेंट लेडी को भी रेफर करना पड़ता है। तो एक बच्चों का आईसीयू बनाया गया, दिसंबर 2024 में कंप्लीट हो गया था, पर उसको भी चलाने के लिए आज तक स्टाफ नहीं आया। टेक्निकल स्टाफ। हाँ, उसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ ना होने की वजह से वो भी ऐसी ताला लगा हुआ है। तो केंद्र का जब बजट आया था तो उस समय हम धरने पे ही थे। उससे पहले हमें ऑफर आया था कि मंत्री जी आएंगे और भरोसा दिला देंगे। हमने कहा था नहीं, भरोसे से बात नहीं चलती और बयानबाजी से नहीं होगी। आप कम से कम बजट सेशन आ रहा है, आपका बजट सत्र आ रहा है, बजट बनेगा देश का, तो उसमें आप इन चीजों का प्रावधान करें पहले। तो मैं शुक्रिया भी करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी तक हमारी बात गई, आप जैसे पत्रकार साथियों के माध्यम से और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म थे सबके माध्यम से। केंद्र के बजट में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई कि जितने भी सिविल अस्पताल है सब में कैंसर का 10 बेड का डे केयर बनाया जाएगा। ये आपने भी पढ़ा होगा। जितने भी सिविल अस्पताल हैं 200 बेड से ऊपर का तो उसमें 50 बेड का आईसीयू बनाया जाएगा, जैसे 100 बेड का तो उसमें 20 बेड का आईसीयू बनाया जाएगा। और जितने नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए जिले हैं सबके सिविल अस्पताल में ट्रोमा सेंटर और ट्रोमा केयर बनाया जाएगा, जिसकी कड़ी के तहत यहाँ हरियाणा सरकार को भी 270 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए भी कि आप ट्रोमा फैसिलिटी डेवलप करें। फिर हरियाणा का बजट आया, उसमें भी सीएम साहब ने कई घोषणाएं की। जैसे आपको बता दें 14 जिले चिन्हित किए गए, जिसमें फरीदाबाद का नाम भी था कि यहाँ ट्रोमा केयर बनाया जाएगा 10 बेड का। 4 सीएचसी को अपग्रेड किया जाएगा, वहाँ ब्लड बैंक बनेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और ताकि उन्हें बीके ना आना पड़े। जिसमें पाली कुराली ऐसी 4 सीएचसी के नाम थे, अभी फिलहाल मेरे को इतना ध्यान नहीं होगा, 4 सीएचसी के नाम थे। और आपको जान के और खुशी होगी कि सरकार ने कुछ और घोषणाएं भी की उसके बाद। ये 200 बेड के मातृ शिशु के जिसके पीछे आप देख रहे हैं काम शुरू हुआ है ना। 164 करोड़ रुपए हरियाणा की हाई परचेज कमेटी जिसमें सीएम साहब खुद मुखिया हैं, उन्होंने फंड रिलीज किया। ये तो मतलब जो आप संघर्ष कर रहे हैं इतने दिनों से उसका मतलब धीरे धीरे थोड़ा असर दिखना चालू हो गया है। बिल्कुल, देखिए हम उसके बाद यही बता रहा हूँ, फिर हमें दोबारा बात की गई कि भाई अब तो उठ जाइए, अब तो फंड रिलीज कर दिया। फंड रिलीज करने से नहीं होगा, काम होना जमीन पे आप नींव रखें, कुछ चीजें हैं जिसको आप यहाँ कर सकते हैं वो आप कर नहीं रहे। जैसे आपको बताएं 3 साल हमने प्रयास किया, हमारे छोटे भाई सचिन तंवर है प्रमुख समाज सेवी फरीदाबाद में, उन्होंने भी प्रयास किया, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखने पड़े, तब जाके यहाँ जन औषधि केंद्र खुला बीके के अंदर। आईसीयू अब इन्होंने जब मैं आपको बताऊं उसके बाद हमने भूख हड़ताल भी की, 13 दिन भूख हड़ताल की, 8 मशाल यात्राएं निकाली गई समिति की तरफ से, 3 बार मैंने मुंडन कराया, काफी लंबा संघर्ष चला। 50 दिन का क्रमिक भूख हड़ताल भी रही, जिसमें एक साथ एक दिन भूख हड़ताल पे रहा, काफी लंबा प्रयास रहा। और फिर जब बजट अलॉट होने के बाद हमने भूख हड़ताल रखी कि सीएम साहब ने घोषणाएं कर दी, बजट अलॉट कर दिया, पर जमीन पे पत्थर नहीं रखा गया। मजबूरन हमें भूख हड़ताल पे आना पड़ा। 13 दिन हमने भूख हड़ताल की। एसडीएम साहब आए, पीएमओ भी आए, सीएमओ भी आए और फिर इन्होंने कहा जी आप भूख हड़ताल खत्म कीजिए, और हमें पूरा डाटा बताया गया कि फाइल यहाँ तक पहुँच गई है, हम इसमें काम कर रहे हैं और जल्द इसका जो परिणाम आएगा। तो हमने उनका अनुरोध स्वीकार किया। साथियों ने भी काफी दबाव डाला कि 13 दिन हो गए हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने सीएमओ साहब से भी दोबारा 2 बार मीटिंग की, कुछ चीजें हमने रखी। तो जैसे आपको बता दूं एक बहुत बड़ी चीज है, अगर आपके दर्शक भी समझ पाए तो, एक ऑर्थो इम्प्लांट, आप अगर जानते होंगे कि हाथ पैर टूट जाता है, रोड डलती हैं, प्लेट्स डलती हैं, कुछ भी इम्प्लांट डलता है, चाहे ये घुटने के होंगे, कूल्हे में डलता है, तो ये इम्प्लांट सरकार मुहैया नहीं कराती है ना। सिर्फ उन्हीं को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया या कोई ऐसी समाज से हो गए जिनको छूट मिलती है, उनको छूट, जिनको हाँ वर्क होती है, जनरल कैटेगरी को नहीं। और ये इम्प्लांट कोई आलू प्याज भी नहीं होता जो बंदा बाजार से खरीद ले। तो मजबूरी में यहाँ जो अनऑथराइज वेंडर घूमते रहते हैं, क्योंकि मजबूरी तो है ना, लेना तो पड़ेगा, सरकार देती नहीं है, तो आपको अगर कुछ लड़नी है रॉड प्लेट तो लेना पड़ेगा।
तो उन वेंडरों से मनमाने दामों पे सर खरीदना। वेंडर से याद है, अभी एक कल परसों की घटना है कि यहाँ पे कोई मरीज आया था, उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसको कोई एजेंट मिल गया और एजेंट उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चला गया। तो इस तरह की भी घटना घटित होती है क्या? इसके बारे में हमने कई बार सोशल प्लेटफॉर्म से भी उठाया है। पहले आपको जान के थोड़ा सा हैरानी भी होगी, हमने 2024 में भी कंप्लेंट की थी। अंदर पूरी एम्बुलेंस जो है घेर के खड़ी रहती थी। आप कभी मोर्चरी की तरफ जाइएगा तो देखिएगा, वहां हमने 3 सीटर अपने पैसों से लगवाए। ठीक है, वहाँ पंखे, लाइट की व्यवस्था में, यानी कि पानी के टैंक से लेके वो सारा सिस्टम हमने लगाया, पेड़ पौधे लगाए, ताकि जो वहाँ पे मृतक के परिजन आते थे, उनके पास कहीं सर छुपाने की जगह, बैठने का नहीं होता था। हमने वहाँ लगाया और हमने जाके, हमारे पड़ोस में डेथ हुई, हम जब वहाँ गए तो हमने देखा सारी एम्बुलेंस लगी हुई थी, पूरी टोटल अंदर कवर करा था। वो ड्राइवर वहीं बैठे थे पंखे के नीचे, और जो जिनके लिए लगाया गया और वो पेड़ों के नीचे घूम रहे थे, है ना। पुलिस स्टाफ भी आता है, उन्हें पूरा पूरा दिन वहां लग जाता है, क्योंकि आसान काम नहीं होता, पेपर वर्क होते हैं, काफी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती। हमने उस दौरान भी शिकायत दी थी, उस समय पीएमओ सविता यादव जी थी, उन्होंने सख्त आदेश भी दिए, सारी एम्बुलेंस को बाहर कर दिया। अब उनके ट्रांसफर के बाद नए पीएमओ आ गए, तो फिर व्यवस्था जैसे बदल जाती है एकदम से, है ना, क्योंकि नया अधिकारी आता है, उसे नहीं पता होता, फिर वो भी चले गई। तो हमने कई बार इनके ऊपर कार्रवाई भी करवाई अधिकारियों से। अच्छा, अपना यहाँ पे एक अस्थायी टेंट लगा हुआ था जिसमें आप रह रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसे किसने, एमसीएफ ने हटवा दिया या फिर बीके हॉस्पिटल ने कोई कंप्लेन करी, हटा के दिया गया है? के अंदर बताएं आपको, बीके अस्पताल के तो खैर दायरे में, प्रेमिस में नहीं आता ये, हम उनसे काफी उनके बाहर हैं। नगर निगम की ये जमीन है, और इस हमारे धरना प्रदर्शन के खिलाफ भी कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो कमीशन का काम करते हैं, जिनको दिक्कत है कि यहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटी होगी तो उनकी शायद कमाई बंद हो जाएगी उनकी। ऐसे लोगों ने कुछ डमी लोगों को आगे करके जनहित याचिका डलवा दी कोर्ट में कि हमने यहाँ इंक्रोचमेंट कर रखा है, हमारी वजह से एम्बुलेंस अंदर नहीं जाती, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, ना, इस तरीके की नॉनसेंस बातें करके वहाँ एक याचिका डाल दी। और कोर्ट ने कभी अभी तक कोई आदेश हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी तो उसके अंदर हमें जवाब दाखिल करने को कहा, 20 तारीख को हमने जवाब देना था, उससे पहले ही इन्होंने टेंट तोड़ दिया। तो उन लोगों के दबाव में आके तोड़ा गया, ये कोर्ट का कोई अभी आदेश नहीं है ना। तो हमने कई बार बोला कि जो नगर निगम के कर्मचारी आए थे तोड़ फोड़ के लिए, या जो टेंट को फाड़ के ले गए, वो उन्होंने बताया नहीं कि किसके आदेश पे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? उन्होंने तो बताया नगर निगम कमिश्नर का आदेश है। तो हमने उनको एक बार ये बोला कि देखिए, कल हमारी कोर्ट में तारीख है और इसकी याचिका डली हुई है, हमें जवाब दाखिल करना है, तो आप इसको क्यों डिसमेंटल कर रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद वो आगे, नहीं अभी तो आधे घंटे में खाली कर दो, पहले तो कहा रात रह लीजिए, आप सुबह खाली कर दीजिए, नहीं तो डिसमेंटल कर दिया जाएगा। जय साहब थे यहाँ पे, जय साहब को मैंने कहा ठीक है, आप अपनी कार्रवाई कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका सहयोग करेंगे। प्रशासन का वैसे भी हमने काफी सहयोग ही किया हमेशा, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे पुलिस विभाग का हो। आपको एक और याद दिला दूं, हमने 5 नंबर में मशाल यात्रा निकालनी थी, तो उस दौरान सीएम साहब भी आए थे और शाम को नेट का एग्जाम था। हमने 5 नंबर थाने में एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि अगर आप कहीं किसी इलाके में कुछ कर रहे हैं प्रदर्शन, तो उन्होंने हमें रिटर्न में कहा, सतीश जी आप नहीं निकालिए आज की तारीख को, आज नेट का एग्जाम है, तो पुलिस आपसे अनुरोध करती है कि आप ना निकालें। हमने उनके अनुरोध को माना, फिर नेक्स्ट टाइम निकाला तो उन्हें फिर दोबारा दी, तो उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन दी, बाकायदा हमारे प्रदर्शन को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई कि आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी वजह से जनता को कोई परेशानी ना हो। तो पुलिस का भी सहयोग रहा, हमने भी सहयोग किया प्रशासन से। तो अभी फिलहाल बिल्कुल, तो अभी कब तक अपना अनशन चलेगा ये? देखिए, 70% के करीब तो जैसा हमने आपको जानकारी दी कि सरकार ने हमारी बातें मान ली। अब 10 बेड के ट्रोमा केयर की बात हुई, फिर हमने सीएम साहब को दोबारा लेटर दिया, हमने पर्सनली सीएम साहब से मिलकर भी आया। जो कबीर कुटीर शायद नाम है जो निवास स्थान है पंचकुला में, उन्होंने बोला था ट्रोमा सेंटर बना देंगे। जब फरीदाबाद यहाँ आए तो हमारे आदरणीय डिप्टी स्पीकर ऑफ हरियाणा किशन मिड्डा जी से, उनके घर भी हम पहले मिल के आए थे, उनको लेटर दे के आए थे। तो वो फरीदाबाद आए थे, इनका कोई विश का दिवस था शायद 14 तारीख, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने फिर सतीश भाई आप लेटर दे दीजिए, मैं सीएम साहब को दोबारा रिमाइंड कराऊंगा। हमारे NIT 86 के विधायक जो हैं सतीश पागना जी, उन्होंने बजट सत्र में भी उठाया था। अब जो मानसून सत्र हुआ तो उसमें भी उठाया इस सवाल को कि रेफर मुक्त कब होगा, कब आप फैसिलिटी देंगे। और जब मुख्यमंत्री जी का उन्होंने धन्यवाद रैली निकाली थी तब भी ये बात उठाई गई थी। सीएम साहब की नॉलेज में बात रही। सीएम साहब ने 14 अगस्त को इसकी जो है इसका इनॉग्रेशन भी किया। चाइसा मेडिकल कॉलेज में 50 बेड के CCU का काम शुरू हो गया, वर्कशॉप हो गया।
आपको बल्लभगढ़ जो एम्स की है उसके अंदर भी 50 बेड की अलग से व्यवस्था वार्ड की बनाई जा रही है, कुछ सीएचसी नहीं बन रही है ना। तो स्वास्थ्य की तरफ सरकार ने ध्यान दिया सर और मेरा पूरे क्वेश्चन हिंदुस्तान अभी में काम शुरू हुए हैं। मेरा मैं वही क्वेश्चन सर बताना चाह रहा हूँ। अब हमारी एक ही मुख्य मांग रहेगी जो हमने सीएम साहब से भी साझी की थी कि 10 बेड के ट्रॉमा केयर से काम नहीं चलेगा। 26 लाख की आबादी है। तो उसके बाद माननीय विपुल गोयल जी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईएसआई के डीन को भी बुलाया, उसमें सम्मिलित किया। एक प्रपोजल रखा गया कि ईएसआई जो है 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए, जिसमें 200 बेड ट्रॉमा सेंटर के हों, जिसमें 100 बेड आम आदमी के लिए हो, 100 बेड जो उनका एम्प्लॉय होते हैं, ये बीमा सर धारक जिनकी कटती है, उनके लिए हो। परंतु उस पर भी अभी काम नहीं हुआ। तो हमने बार बार उनसे ये कहा तो आपको छाए समय क्यों नहीं बनाते। तो फिर एक और बात निकल के आई कि केंद्र की नीति है कि 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा ट्रॉमा सेंटर नहीं हो सकता और आपके जो एम्स की दूरी है वो बीके से 28 किलोमीटर है। हमने उन्हें याद दिलाया कि छाछर को 58 किलोमीटर है। और दूसरी बात, आप जब नीति की बात कहते हैं, दिल्ली के अंदर एम्स का ट्रॉमा सेंटर है और उससे बड़ा नया ट्रॉमा सेंटर बन के तैयार हो गया राजीव गांधी जी के नाम से, है ना, संजय गांधी या राजीव गांधी, मंगोलपुरी दिल्ली में। वहां हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो फरीदाबाद में नहीं सकता। दूसरी बात, 1000 करोड़ की लागत से आप मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल गुरु नानक देव जी के नाम से गुड़गांव में बना रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। सर ये नियम तो संसद ही बना रही है, वही हमारे सांसद ही बना रहे हैं। हमने तो पहले ही बता दिया ना कि नियम तो ऐसा होता तो फिर वहां क्यों बना हुआ है। वहां तो भाई 70 किलोमीटर की तो दिल्ली टोटल ही नहीं है, उसमें तो कैसे हो गए। अब बाकी और मेडिकल कॉलेज में भी ट्रॉमा फैसिलिटी है ना, तो वहां हो सकता है। और आपको और बता दूं, एम्स के ट्रॉमा सेंटर से बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर की दूरी 38 किलोमीटर है, वहां भी तो है ट्रॉमा सेंटर बहादुरगढ़। मतलब ये बहानेबाजी एक तरीके से से आप टाल रहे थे टाल रहे बात को, है ना। तो हमने बार बार उनको यही बताया, जिसमें भी हम बीच में बात होती रही, हमने अपने मंत्री विधायक को भी बताया, मेयर साहिबा से भी मुलाकात हुई, तो मेयर साहिबा ने भी ये बताया कि मैंने भी सीएम साहब से बात की कि एक सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की फरीदाबाद को तत्काल जरूरत है। और सीएम साहब ने उनको एक आदेश भी दिया कि आप जमीन का लोकेशन को आप देखें, कहाँ बन सकता है, संभव हो सकता है। तो ऐसे नहीं, प्रोसेस में बहुत सारी चीजें चली हमारे धरने के बाद, हमारे आपके जो पत्रकार साथियों का साथ मिला, बहुत चीजें हुई। हम बार बार यही कहते रहते कि ये धरना जो है आम धरना नहीं है, ये कोई गली मोहल्ला और उसकी सड़क या उसके लिए नहीं है, ये व्यवस्था बदलने की लड़ाई है, जिसके अंदर बहुत साथ मिला, हमें प्यार मिला। देखिए, बीजेपी में होने के बावजूद, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके बावजूद हमें किशन पाल गुर्जर जी ने भी ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया कि जो लोग बीके के आगे धरने पे बैठे हैं उनकी मांग जायज है और हम ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे। उसके लिए बिल्कुल, कोई अपना पर्सनल के अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। ये पहली बार हुआ कि सरकार के नुमाइंदे भी आपकी बात को स्वीकार कर रहे हो और विपक्ष भी आपके साथ खड़ा हो, हर पार्टी का नुमाइंदा यहाँ है, क्योंकि जान बचाने की लड़ाई थी। ये राजनीतिक या जातिगत धर्मगत बातों से ऊपर उठ के एक मानवता की लड़ाई थी, इंसानियत की लड़ाई थी। और हम बार बार ये कहते थे जिसके अंदर इंसानियत होगी वो इस बात को जरूर समझेगा और उठाएगा, और ऐसा हुआ भी, है ना। तो अब लास्ट बात यही रहेगी कि भाई 70% सरकार ने काम भी कर दिया, हमारी बातें भी मानी है, नींव भी रखी है कुछ कामों की। ट्रोमा सेंटर का हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ट्रोमा सेंटर वो एक ऐसी संजीवनी है, उसका हम हनुमान का इंतजार कर रहे हैं, वो कब हमारे फरीदाबाद को मिले। और जो ये आम आदमी की मजबूरी बना रखी है कि प्राइवेट सेक्टर जाना पड़ता है जान बचाने के लिए। देखिए, संसाधन होंगे तो करप्शन अपने आप, बेसिक चीज है सर ये तो। करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा अगर वो उसी की बात करें। परंतु कुछ चीजें हैं जिसके लिए प्रशासन को लोकल लेवल पे काम करना चाहिए। अननेसेसरी जो रेफर होता है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीजों के लिए। आपने एक पीछे और भी वीडियो देखी होगी, एक व्यक्ति को यहाँ पे सांप ने काटा, है ना। हमारे एक पत्रकार को साथी था पलवल से, उन्होंने उसको देखा, दोबारा अंदर ले गए, तो सीएमओ साहब खुद आए, उसको एडमिट कर दिया, अगले दिन ठीक होकर भी चला गया, है ना। और कई बार हमने ये चीजें खुद अपनी आंखों के सामने फेस मतलब कई बार टालने की कोशिश भी करते हैं ये। इसको जरूरत ही क्या। कई बार हमने देखा कोई फिनाइल पी के आ गया, उसको रेफर कर दिया, मिट्टी का तेल पी के आ गया, रेफर कर दिया। अरे उसकी जान थोड़ी जा रही थी, उसको आईसीयू की जरूरत ही नहीं है, वो नॉर्मल है यार, 2 उल्टी कराओगे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ना, हमने ऐसे केसेस देखे जिसको रेफर करने की आवश्यकता नहीं, 4 टांके लगाने और उसको कहो जी आप चले जाओ, है ना। तो ऐसी लापरवाही को ये लोकल प्रशासन रोकेगा। सर ये चीजें तो अपने सीएमओ लेवल पे भी हो सकती है ना। बार बार सीएमओ साहब से यही तो रिक्वेस्ट करते थे कि जो बिना कारण लोग घूम रहे हैं, आप उनकी पहचान क्यों नहीं करते। तो 10 सालों से यहाँ घूम रहे हैं डेली, क्यों भैया। एजेंट लोग कोई भी है, वो बगैर रीजन अंदर क्यों घूम रहा है डेली, है ना। कोई सोशल वर्कर तो है नहीं, किसी की मदद कर रहा दिख रहा हो, है ना। किसी को हमने जैसे लवारिसों को खुद कपड़े पहनाए, उनके लैट्रिन तक साफ की। मेरे को 10 साल हो गए ये काम करते हुए, सड़कों से लवारिस लोगों को यहाँ लाके उनको एडमिट कराते हुए, रात को 2-2 बजे तक मैं यहाँ रहा, ठीक है। कोविड के समय मेरे हाथों में क्या कई लोगों की हमने जान बचाई, डॉक्टर्स के साथ मिलकर, स्टाफ के साथ मिलकर।
जब तक सविता यादव जी थी तो यहाँ बहुत अच्छा जो है सिस्टम भी बना रहा कि अननेसेसरी रेफर हमने रोके, बहुत चीज़ें हमने रोकी अधिकारियों के साथ में। फिलहाल यहाँ कोई पीएमओ के पद पे ही नहीं है, क्योंकि अब वो सीएमओ के पास चार्ज है, वो अकेले आदमी को नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कुछ समस्या है। परंतु अपने जो जिम्मेवारी है उनको अगर वो बांटते हैं तो इन चीजों पे लगाम लग सकती है। कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, क्या कितनी कहीं ना कहीं सर जो चीजें हमारे लेवल पे हो सकती है। सीसीटीवी लगे हुए हैं, आपको सब दिखता है यार। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति यहाँ डेली क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सर के कमरे में कैसे स्टाफ की मिली भगत भी होगी इसमें कहीं ना कहीं। तो देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार इन चीजों को बड़े अधिकारियों तक या डीसी साहब तक सबको बोल चुके हैं, सीएमओ साहब को भी कई बार हम। क्योंकि इसके लिए किसी बजट की जरूरत नहीं है, किसी फंड की जरूरत नहीं है इसके लिए। देखिए, अगर आपके पास सीमित संसाधन और संसाधन की कमी की वजह से आप रेफर कर रहे हैं तो उसके लिए हम सरकार से लड़ रहे हैं। जो चीज यहाँ हैंडल हो सकती है वो रेफर क्यों। दूसरा, अब कई बार तो मैं आपको एक अपने घटना बताता हूँ। एक फौजी था, मैं रात को यहीं था, 10:30-11 बजे की बात थी, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। वो यहाँ आया और ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को दिखाया, तो उस समय एक्सरे 24 घंटे नहीं होते थे, मैं पहले की बात बता रहा हूँ। तो हमारे संघर्ष के बाद 24 घंटे हुए, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ बदली। तो उसको बोल दिया भाई एक्सरे करा लो, और फौजी को मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप एक्सरे करा लीजिए कहीं से बाहर से, तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर को हमने वो एक्सरे करा के आया, मैं डॉक्टर को एक्सरे दिखा रहा हूँ, इतनी देर में तो किसी ने उसको प्राइवेट एम्बुलेंस में बिठा दिया। अब मैंने ऑन कॉल डॉक्टर, जो डॉक्टर थे उनको कहा, ऑन कॉल डॉक्टर अपने जो अर्थों के उनसे बात कीजिए, उनको एक्सरे दिखा दीजिए, भैया हैंडल हो सकता है, तुम क्यों भेज रहे हैं इसको। तो इतनी देर में तो उसको लोड कर लिया गया। फिर अब डॉक्टर मैं आया, उसको उतारा एम्बुलेंस से। भैया कहाँ ले जा रहे हो। मतलब एजेंटों का भी आतंक है पूरा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, वो फौजी समझा कि ये तो भैया सरकारी अस्पताल वाले किसी प्राइवेट में मेरा इलाज करा रहे, मुफ्त होगा। ऐसा झांसा दिया जाता है, वहां जाके ऐसे लोगों को पटक दिया जाता है कि तेरा सस्ते में करा देंगे, तेरा ऐसा करा देंगे, है ना। और लोगों के अंदर यहाँ जानबूझ के व्यवस्था खराब की जाती है। कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल भी है। खराब इसलिए की जाती है कि वो परेशान होकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करे और प्राइवेट सेक्टर को लपकने के लिए यहाँ बैठे रहते। दूसरी बात आपको बता दें, यहाँ 112 नंबर का अंदर काउंटर बना हुआ। पहले फ्री नहीं थी एम्बुलेंस। हम लोगों ने जब अनिल विज जी से पत्राचार किया और बताया कि कई बार लोगों के पास आप जो है दिल्ली जाने तक के लिए एम्बुलेंस का किराया तक नहीं होता, है ना। तो उसके लिए प्रावधान था कि डॉक्टर, जाहिर सी बात है सर, इसमें गरीब लोग ही आते हैं। अगर अमीर होंगे, पैसे वाले तो वो यहाँ आएगा नहीं। बहुत उम्मीद से, बहुत दूर दूर से वंचित लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं कि वो दूसरे पलवल तक के लोग भी आते हैं, आपने देखा है। वही बता रहा हूँ आपको। तो इन्होंने एम्बुलेंस फ्री कर दी। अब एक चीज बताइए, सरकारी एम्बुलेंस फ्री है अस्पताल जाने के लिए, किसी भी से आप जाएंगे अस्पताल, सरकारी, हाँ, सरकारी दिल्ली आपको ले जाने के लिए फ्री है। प्राइवेट अगर किसी को जाना है तो सरकारी एम्बुलेंस से जाएगा तो 10 रुपए किलोमीटर किराया उसका। तो वो प्राइवेट एम्बुलेंस में क्यों जा रहा है भाई, है ना, क्योंकि उसको उस काउंटर तक पहुंचने नहीं दिया जाता। बिल्कुल, उसका रीजन है, उसको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता। अंदर ही कुछ जो है कमीशन एजेंट बोल लीजिए, कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस के चालक है, वो भी अंदर ही इमरजेंसी के अंदर घूमते रहेंगे, उसके आसपास घूमते रहेंगे और बहुत अच्छे लोगों से इस तरीके से घुल मिल जाते हैं तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा हितैषी है। मेरे हित की बात कर रहे हो। ये चीजें कॉमन नहीं है, हर सिविल अस्पताल में आपको दिख जाएंगी, हर मेडिकल कॉलेज में दिख जाएंगी। पीछे भी गोरखपुर का भी छपा था कि हर एक मरीज के ऊपर 25,000 से 30,000 रुपए कमीशन मिलती है, जैसी बीमारी वैसे कमीशन भारी, ये उसका टैग लाइन है ना। और ये हम बार बार कहते हैं कि हर सिविल अस्पताल में समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन ना होने की वजह से रेफर भी होता है। पहले तो हम संसाधन बढ़ाएं, फिर दूसरा अननेसेसरी रेफर जो हो रहा है उसके ऊपर भी कड़ी नजर रखें। इसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगाई सकती है। बिल्कुल लगाई जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए जो है सक्षम अधिकारी को, डीसी साहब को जो है संज्ञान लेना चाहिए। डीसी साहब सख्त हिदायत अपने यहाँ जो भी थाना पड़ता है, चौकी पड़ती है, कि उनको दिशा निर्देश जारी करें कि जो अननेसेसरी लोग अंदर घूमते हैं, अंदर बैठे रहते हैं, उन पे कार्रवाई हो। सर मेरा क्वेश्चन अब भी वही है कि धरना प्रदर्शन कब तक है? आपको बता दिया मैंने कि जब तक ये ग्रेड ट्रॉमा सेंटर पे कोई मंत्री विधायक सरकार की तरफ से आके हमें नहीं आश्वस्त करता, और देखिए 290 दिन हो गए, हम भी नहीं अब चाहते कि भी इतना और लंबा चला जाए, क्योंकि सरकार ने हमारी बहुत सारी बातें मान ली है ना। और इसके बाद भी लड़ाई तो जारी रहेगी। देखिए अभी छायसा मेडिकल कॉलेज के अंदर जैसे आईसीयू बन रहा है, पहले उसके वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, अब पीपी मोड पे अल्ट्रासाउंड भी शुरू हो गया, एक्सरे भी शुरू हो गया, सुविधाएं बढ़ा दी रही हैं। अभी हमारे बीके के अंदर अल्ट्रासाउंड नहीं सिर्फ प्रेगनेंट लेडी के हो रहे हैं, वो भी 3 दिन होते हैं, है ना। पीछे इन्होंने कुछ छपाया था कि हम 7 दिन करेंगे, पर वो अभी जमीन पे उतरा नहीं। हमने इनसे बोला था कि ये जो आपने जेनरिक मेडिकल स्टोर खोला प्रधानमंत्री जी के
इसे भी 24 घंटे चलाएं ताकि रात को किसी बहन बेटी को सड़कों पे ना डोलना पड़े। कि दवाई से चीजें कभी जरूरत पड़ सकती है। देखिए, अब जैसे पेशेंट आता है, कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में वो दवाई उपलब्ध नहीं होती, इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होते, हमारी आंखों के सामने की बातें हैं। इसलिए हम इस फील्ड में उतरे, इसलिए हम धरने प्रदर्शन किया कि हमने देखा है हमारी बहन बेटियों को रात को बाहर भेज दिया जाता है कि आप ये फला इंजेक्शन लें, तब आपके बच्चे का या आपके पति को हम आगे ट्रीट कर पाएंगे, है ना। और कई बार उस देरी की वजह से हमने लोगों को, अब वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, कि जान देते हुए भी देखा हमने, संसाधन की छोटी-छोटी बातों की वजह से, है ना। तो इसके ऊपर हम बार-बार सरकार से पत्राचार भी करते रहे हैं और आगे भी उस चीज़ों के ऊपर काम रहेगा, क्योंकि अभी तो ये जितना आप प्रयास कर रहे हैं और सरकार जो काम कर रही है, फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय के लिए तो वो चीज़ें पर्याप्त होंगी, पर जैसे-जैसे जनसंख्या दबाव और बढ़ता जाएगा, तो फिर इन चीज़ों को और अपग्रेड करना पड़ेगा। ये तो सारे जीवन का एक संघर्ष है। सर इसके लिए एक अलग से विभाग भी है, अपना स्वास्थ्य विभाग है, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिल्कुल है, पर देखिए आप, हम सीधी सी एक बात करें कि अगर बगैर रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, है ना। अगर हम धरने पे नहीं बैठे थे, क्या उससे पहले ये बातें हुई? बिल्कुल नहीं थे सर। ये जो सीएचसी नहीं बनाने की बात हो रही है पूरे हरियाणा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर जो आज की जो स्वास्थ्य मंत्री काम कर रही हैं, पीछे भी स्वास्थ्य मंत्री थे, वो चीजें नहीं हो पाई ना। ये 4 से 5 साल पुरानी फाइल अटकी हुई थी, जो अब उसके ऊपर फंड रिलीज हुआ, काम शुरू हुआ, है ना। अभी हमने और पढ़ा, अभी अखबार में और निकाला था कि एक और सीएचसी है, उसके ऊपर भी घोषणा की, जो पल्ला में बनानी है, नहीं, वो 8 साल पहले की घोषणा है, अब उस पर काम शुरू हो रहा है। तो काम तभी होता है जब जनता जब चाहेगी। हम जनता से बार बार यही आग्रह करते हैं कि अगर आप हमारा यहाँ पे आके फिजिकल साथ नहीं दे पाते, डेली छुट्टी के समय आ जाएं, सुबह आने जाने, काम पे आने जाने समय में आ जाए, अगर तब भी नहीं आ सकते, सोशल मीडिया पे आप जो वीडियोस होती हैं, जो खबरें होती हैं, उनको शेयर करें, सीएम साहब को टैग करें, स्वास्थ्य मंत्री को टैग करें, यहाँ के मंत्री विधायकों को टैग करें, और कभी आप मंत्री विधायकों से मिलने जाते हैं तो जरूर पूछिए कि भैया हमारा फरीदाबाद रेफर मुक्त कब होगा, हमारे आईसीयू कब फंक्शन होंगे, कब यहाँ पे अब जो है अब कीमो, देखिए ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है हमारे पास, सुपर स्पेशलिस्ट का कैडर नहीं है, ना गैस्ट्रो का, ना नेफ्रो का, ना स्पाइन का, ना मेलोलॉजिस्ट, ना न्यूरोलॉजिस्ट है, ना न्यूरोसाइकेट्रिस्ट है। तमाम इस तरह के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से रेफर तो होगा। अब इन्होंने बोला था कि कैंसर के लिए डे केयर बना के तैयार हो गया 8 बेड का, परंतु कीमो देने के लिए डॉक्टर भी नहीं है ना। आईसीयू के लिए भी इन्होंने हमें जानकारी दी कि हमने कुछ डॉक्टर्स को प्राइवेट के साथ टाइप भी किया और वहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनके बाद हम इस आईसीयू को और विस्तार करेंगे, और जैसे ये 200 बेड की बिल्डिंग बन जाएगी, एक नई इमरजेंसी भी बनेगी, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि 26 लाख की आबादी और 20 बेड की इमरजेंसी है, तो ये उसके मुंह में जी रहे हैं। आप कभी जाके देखिए, जैसे बीमारियों का सीजन आ जाता है तो पेशेंट को जमीन पे बैठ के ड्रिप लगवानी पड़ती है। कहीं ना कहीं ये भी कारण है रेफर करने का। बिल्कुल, जब आदमी रेफर, कई बार तो इंसान खुद अंदर की हालत देख के बाहर चला जाता है कि भैया इनका ये हाल हो रहा है, तो मैं कहाँ इसके इलाज ले पाऊंगा। हमने कोई ये सिचुएशन देखी, कल परसों की भी बात थी, ऐसे ही एक केस था, हमारे एक पत्रकार साथी, उन्होंने फोन किया कि मेरा एक रिलेटिव अंदर खड़ा है और उसको कोई देख नहीं था। जब हमने जाके देखा तो अंदर इतनी भीड़ लगी हुई, डॉक्टर कहाँ से देखे? सिंगल डॉक्टर होता है, आपको जानकारी होगी, तो नाइट में सिंगल डॉक्टर होता है ना। बीच में बढ़ाए थे, पर फिर दोबारा से वही पैटर्न पे आ गए। एक डॉक्टर कैसे सबको मैनेज कर लेगा? और फिर बेड भी होने चाहिए। तो हमें बाद में पता चला कि वो भाई साहब थोड़ी देर देख के प्राइवेट ही चले गए कि भैया सिर्फ पेट दर्द ही तो है, कोई नहीं, इतनी देर वेट करना। तो सर फिलहाल हम मान के चले भी धरना प्रदर्शन आपका जो अनशन है लंबा चलेगा। फिलहाल हमारा संघर्ष जारी है, और धरना प्रदर्शन सरकार की तरफ से हमें जब आश्वस्त कर दिया जाएगा, उसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त होगा, पर संघर्ष तो जारी रहेगा ना। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात को जनता तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेवारी समझी और आप आए हैं यहाँ पे। और आपके जो दर्शक हैं उनसे एक ही निवेदन है कि आप अपने जो एक्सपीरियंस है सरकारी अस्पताल में, जो आपको हुए, जो भी परेशानियां हुई, वो जरूर कमेंट में लिखा करें, और इन वीडियो को शेयर किया करें आप, ताकि और लोगों तक जागरूकता पहुंचे। आपको जानकारी और खुशी होगी कि ऐसी धरना प्रदर्शन हमारे बैठने के बाद और स्टेट में भी शुरू हुए और जिलों में भी हुए। क्योंकि अमूमन देखा जाए तो देश के तमाम अस्पतालों का ये हाल है, जो सरकारी अस्पताल है। परंतु एक वो बोलते हैं ना कि आवाज को उठाने के लिए आपको पहल करनी पड़ती है, वो पहल हमारे फरीदाबाद से हुई। वो हम अपने आप में फरीदाबाद वालों का भी धन्यवाद करते हैं कि वो पहल हमारे फरीदाबाद से शुरू हुई, और ये जो आपको विश्वास दिलाते हैं कि स्वास्थ्य क्रांति का पूरा रूप लेगा और पूरे हिंदुस्तान में लोग अपने हक के लिए जरूर खड़े होंगे। बिल्कुल सर।